करने का आरोप लगाया। आज बड़ा सवाल में बात होगी कि पुलवामा के मुद्दे पर आखिर राजनीति कब तक होती रही, कब तक सबूतों की मांग उठती रहेगी और सरकार क्यों इसे अपनी कामयाबी बताकर अपनी पीठ थपथपाती रहेगी। पुलवामा हमले पर बार बार सवाल क्यों उठा रहा है विपक्ष? क्या ये राष्ट्र की संप्रभुता से खिलवाड़ है या फिर विपक्ष का सवाल उठाना वाजिब है? दूसरा सवाल, क्या पित्रोदा के बयान से कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा? इन दोनों सवालों के जवाब हम टटोलेंगे कि क्या एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना सैनिकों के मनोबल को कमजोर करना तो नहीं होता। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरएसएन सिंह जी हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हमारे साथ डॉक्टर जफर इस्लाम हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब जुड़ चुके हैं और हमारे साथ तेजेंद्र पाल त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले क्या कुछ कहा सैम पित्रोदा ने जो बवाल बन गया, पहले वो सुनिए। Because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? That doesn't mean I am not nationalist. We need to know the facts. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. People of India need to know that. चलिए, अगर सरकार ये दावा कर रही है कि सेना ने एयर स्ट्राइक की और उसमें 300 आतंकी मारे गए, तो ये देश के नागरिक का हक है कि उसे पता चले कि आखिर कैसे, कब, क्या हुआ, उसे सबूत मिले। लेकिन क्या राष्ट्र की संप्रभुता के लिए सेना को सबूत देना जरूरी है? ये सत्ता में बैठी बीजेपी कह रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गीता भट्ट जी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट और केएन पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले चरण सिंह सापरा साहब, क्या ये सेना के मनोबल को कमजोर नहीं करेगा कि सेना की कार्रवाई पर आप सबूत मांगते हैं? आपको भरोसा नहीं है देश की सेना पर? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं, मैं उत्तर दे दूं? जी जी। देखिए, देश की सेना पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि हमारी सेना ने, और जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। सेना की और हमारे एयरफोर्स की बहादुरी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और जो भी सरकार निर्णय जो लिए हैं, सरकार ने निर्णय पाकिस्तान के प्रति ये पिछले 1 महीने में, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। तो पित्रोदा साहब, जहां तक सैम पित्रोदा जी की बात है, तो सैम पित्रोदा जी ने, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, सैम पित्रोदा जी ने खुद कहा है कि ये मेरा निजी बयान है, ये मैंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूछा है। मैं साइंटिस्ट हूं और साइंटिस्ट को ये सवाल, साइंटिस्ट हमेशा पूछते रहते हैं इस तरह के सवाल, तो उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पार्टी सेना के साथ है, सेना की बहादुरी के साथ है। लेकिन साथ साथ में आज देश में यह भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि जब इतनी भारी मात्रा में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जब 300 किलोग्राम आरडीएक्स हमारे देश में आ जाता है, वहां पर कार्बाइन्स आ जाती है, रॉकेट लॉन्चर्स आ जाते हैं, एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है। आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, तो मौजूदा सरकार ने किसी की भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स की है? क्यों नहीं तय हुई है? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स की है? क्या जफर इस्लाम साहब, सैम पित्रोदा जैसा शख्स जो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के बेहद करीब माना जाता है, उनका सियासी गुरु माना जाता है, क्या वाकई में आप चरण सिंह सापरा के इस जवाब से संतुष्ट हैं कि उनका निजी बयान था? क्या एक शख्स को निजी और नेता और वैज्ञानिक अलग अलग स्तर पर देखा जा सकता है? देखिए, पूरा देश जानता है, अगर वो सैम पित्रोदा को जानता है तो उनका क्या संबंध है गांधी परिवार के साथ, वो भी सभी जानते हैं। ये कहना, ये जो कुछ भी कहें, कोई देश की जनता मानने वाली नहीं है। लेकिन एक खास बात अभी सापरा जी ने कहा, और बहुत खास है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं देश की जनता का। उन्होंने कहा वो साइंटिस्ट है, नेशनलिस्ट नहीं है। भाई, वो नेशनलिस्ट नहीं, साइंटिस्ट है, इनको तो अधिकार है देश के प्रति, देश के सुरक्षाकर्मी के बारे में इस तरह के सवाल उठाना उनका अधिकार है। अरे भाई, यही भारतीय जनता पार्टी की पूछिए, पहले वो साइंटिस्ट आप कह रहे, वो पहले साइंटिस्ट, पहले देश है, पहले देश है कि उनकी जो पढ़ाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप बताइए, झूठ बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल साफ कर दिया सोच, कांग्रेस की सोच आपने साफ कर दिया है।
आज कांग्रेस क्या सोचती है, वैसा बेटा बनेगा। बिल्कुल बता अगर दिया, बाप झूठा है तो बेटा भी झूठा बनेगा। वो साइंटिस्ट हो सकते हैं। आप रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने कहा नेशनलिस्ट का है, साइंटिस्ट का है, साइंटिस्ट का। ये बदमाशी बंद करिए, ये बदमाशी बंद करिए, झूठे बाप का झूठा बेटा, ये बंद करिए। जी आप एक बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन क्या देशभक्त पहले है कि नहीं? देश आपके सामने के बिजनेस, वो एक साइंटिस्ट होने का वो प्रोफेशन है, लेकिन क्या वो देश से बढ़ के है? देशभक्ति से बढ़ के है? क्या आपके आर्म फोर्सेस से बढ़ के है? उत्तर दे दूं? बताइए आप जी मुझे। जी, चरण साहब की सोच है जफर साहब, चरण सिंह सापरा साहब से मैं जवाब लूं, जरा मुझे भी एक बात बता दीजिए, अगर कोई तर्क सांघिक बात करे तो वो क्या देशभक्त नहीं रह जाएगा? बिल्कुल करे, बिल्कुल करे। मैं कहता हूं सवाल उठाइए, मैं उत्तर दूं? लेकिन ये कहना कि मैं साइंटिस्ट पहले हूं, देशभक्त नहीं हूं पहले, ये गलत है। देखिए, आप आर्म फोर्सेस का मनोबल आप बार बार गिराते जा रहे हैं। आपने नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया। जफर साहब, जब 250 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर एक गाड़ी वहां पहुंच जाती है सुरक्षा एजेंसियों को धत्ता बताते हुए, उस वक्त नहीं गिरा आर्म फोर्सेस का मनोबल? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो भी जिम्मेदार होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। मैं कह रहा हूं आपकी चैनल पे बड़े जिम्मेदारी के साथ, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। महीना हो गया। चलिए, कभी इस बात मैं यहाँ पे बाकी सभी लोगों को यहाँ चर्चा में शामिल कर लूं। सापरा साहब आपके पास आएंगे। केएन पांडे साहब, यहाँ पर आपको लगता है कि क्या एक सैम पित्रोदा जैसे कद के शख्स का बयान जो है उसका निजी बयान के तौर पर वो भी चुनावी मौसम में देखा जा सकता है, और क्या वो शख्स इतना नादान है कि उसे पता नहीं है कि उसके इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे, खासतौर से जब चुनाव महज 15 दिन दूरी पर है पहले चरण के? पिनाक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है और समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि देश की सेना के 100 पर कोई सवाल नहीं। देश की सेना देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर है, उसके 100 पे कोई सवाल नहीं। लेकिन जहां से सरकारी चूक हो रही है, जहां केंद्र सरकार की चूक है, उस पर लोकतंत्र के नाते राजनीतिक दलों को सवाल उठाने का अधिकार है। नहीं, क्या सबूत मांगने चाहिए सेना की कार्रवाई के? 300 आतंकी मारे गए हैं, वीडियो दिखाओ, सबूत दिखाओ, क्या ऐसे मांगना चाहिए? कोई हो नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको लगता है क्या आपको लगता है कि सबूत मांगने चाहिए सेना की कार्रवाई के? इसमें कुछ गलत नहीं है? कोई सबूत नहीं मांग रहा, कोई सबूत नहीं मांग रहा पिनाक जी, लेकिन सवाल यह है कि पुलवामा की जो घटना हुई जिसमें 44 सैनिक हमारे शहीद हुए, उससे पहले सैनिकों ने अनुरोध किया था सुरक्षा का, एयर मार्ग से आने का अनुमति मांगा था। देश की सुरक्षा एजेंसियां सब की सब फेल हो गई। इस बात का जांच होना चाहिए कि किन कारणों से इतना आरडीएक्स आ गया, कितने सैनिक हमारे त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। पुलवामा के बाद एयर अटैक होने के बाद लगातार सीमाओं पे वायलेंस, और आरएसएन सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। आरएसएन सिंह साहब और टीपी त्यागी जी, एक एक कर मैं आपके लिए, दोनों के लिए सवाल है। आरएसएन सिंह साहब, पहले आप जवाब दें कि क्या वाकई में अगर कोई तर्क के आधार पर कहता है कि भाई मैं इंटरनेशनल अखबारों में पढ़ रहा हूं कि क्वेश्चन मार्क है जो भारतीय सेना की कार्रवाई है उसको लेकर, तो क्यों नहीं सारे संशय मिटा दिए जाते? क्यों नहीं सबूत देश की जनता को दिए जाते? क्या देश हित में है इस तरह के सबूत मांगना? नहीं, कौन सा किस बात का सबूत चाहिए किसी को? एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए, सैम पित्रोदा कह रहे हैं देश का नागरिक होने के नाते उन्हें सबूत चाहिए। नहीं, मैं बताता हूं, वो साइंटिफिक बात नहीं कर रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि चाहे आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, जब आप उनकी टास्किंग करते हैं, दुनिया में ये कहीं नहीं कहा जाता कि आप एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको इरादा कहते हैं। इरादा आप जब देते हैं तो ये कहते हैं कि ये शिप को ध्वस्त करना है, ये टारगेट को ध्वस्त करना है, इस पहाड़ी पर कब्जा करना है। आज तक दुनिया में आपने कहीं सुना है कि हमारा इरादा है 300 आदमी को मारना? जब हमने एक पाकिस्तान के सबमरीन को 71 की लड़ाई में जब डुबो दिया था, या हमारा जब ये INS खुखरी जब डूब गया था, तो किसी ने ये पूछा कि उसमें कितने लोग मारे गए थे? ये कौन सी बात है साहब? मतलब ये ऐसी बात कोई साइंटिस्ट करता है? तो सरकार ने शुरुआत गलती सरकार से हुई, सरकार ने जो ये नंबर दिए, अगर शायद सरकार के मंत्री ये नंबर नहीं देते तो ये बवाल इतना बढ़ता नहीं। अरे भाई सुनिए, नहीं आप लोग भी वही बात कर रहे हैं।
भाई एक टारगेट का आफ्टर असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट कई ह्यूमन, इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ही है। आज भी मैडम एयर स्पेस बंद है पाकिस्तान का। अगर स्ट्राइक ही नहीं हुआ तो आपने फिर कैसे ये एयर स्पेस क्यों बंद है? और दूसरी बात मैडम, वही वाली बात हो गई कि वो गाना सुना है ना आपने कि वो साधना जी कहती रह गई कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और आप कहते रहे फिर क्या हुआ। तो आप हमको प्रूफ दो। ये हमने 65-71 की लड़ाई में और कभी नहीं देखा। तीसरी बात, ये बार बार जो लोग कह रहे हैं कि RDX का इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, अरे साहब यहां हिंटरलैंड में पिछले 10 साल से यहां पे कोई अटैक नहीं हुआ है, तो कोई तो अपना काम कर रहा होगा एजेंसी। आप जो ये प्रोग्राम भी कर पा रहे हो ना, महफूज हो, क्योंकि किसी ने आपको महफूज रखा हुआ है। सापरा साहब, पहले आतंकी जिस कदर हमारे मार्केट, हमारे मेट्रोस को निशाना बनाते थे, अब वो नहीं हो रहा है। सीधे सीधे इंटेलिजेंस एजेंसी के काम को कमतर करके आंकना ये गलत है, जवाब दें। नहीं, देखिए बात जब होती है आर्मी का मनोबल गिराने की, तो आर्मी का मनोबल उस दिन भी गिरा जिस दिन SS आलूवालिया ने यह कहा कि हमारी एयर स्ट्राइक जो थी वो किसी को मारने के लिए नहीं थी, वो केवल पाकिस्तान को डराने के लिए थी। उस दिन भी मनोबल गिरा जिस दिन इनके गुजरात के नेता भरत पंड्या और येडुरप्पा, एक तरफ हमारे जवानों की लाशें आ रही थी और येडुरप्पा अपनी 22 सीटें कर्नाटका में गिन रहे थे, कह रहे थे कि राष्ट्रवाद का माहौल है, इसको वोट में तब्दील किया जाना चाहिए। तो जब ऐसे नेता खुद सत्ताधारी पार्टी में रहते हैं तो क्या सेना का मनोबल नहीं गिरता है? सेना के पराक्रम को अपनी सरकार के कार्यक्रम के तौर पर पेश करना, 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। जी मैं पूरा कर लेता, 10 सेकंड देते तो। बोलिए साहब, 10 सेकंड ले लीजिए। हाँ, देखिए मैं और 2 उदाहरण देना चाहता हूं कि मनोबल सेना का तब भी गिरता है जब पटना के अंदर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार रैली कर रहे हैं और मेजर पिंटू सिंह का शव जब आता है एयरपोर्ट पर, वहां पर कोई श्रद्धांजलि देने ना कोई मंत्री जाता है ना मुख्यमंत्री जाता है। मनोबल तब भी गिरता है जब यवतमाल में प्रधानमंत्री और फडणवीस सभा करते हैं और बुल्डाना में दो हमारे सैनिकों के शव जाते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री सरकार ने सेना के पराक्रम को सरकारी कार्यक्रम बनाया, जिसका खमियाजा ये है कि आज सेना से सबूत मांगे जा रहे हैं। देखिए, मैंने सापरा जी को टोका नहीं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि मुझे बीच में टोकेंगे नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक सेना के सवाल है, हमने को जो भी सेना को हमने बधाई के पात्र है, सेना को हमने बधाई दिया, उन्होंने जो काम किया उसके लिए हमने उनको शाबाशी दी सरकार। लेकिन एक चीज हमने जरूर कहा था और वो इम्पोर्टेंट था, आलूवालिया ने बधाई दिया। सैनिक को पूछिए, चाहे इस पैनल पे हो या पैनल के बाहर में। एक मिनट सुन लीजिए, 2 चीजें बड़ी, एक मिनट, अरे चुप तो रहो, थोड़ा तो तमीज रखिए। मैंने आपके कहने पर रुक गया, मैं बीच में, सुन तो लीजिए, क्योंकि तकलीफ होती है सुनने में। मैंने तो सुना आपकी बातें, 10 सेकंड और रुक के सुना। आप सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए, उसके बाद आप अपने टिप्पणियां दे दीजिएगा जितनी टिप्पणियां आपके पास रखी हैं, और 20 सेकंड लेके सुनाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमने 2 बातें कही थी। पहली बात, और पूरी दुनिया और पूरा देश और पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री, वो भी कहता है, उसका प्रधानमंत्री भी कहता है कि देखिए हमारे एयर पे हमारी संख्या कितने मारे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है कि हम वहां पर 4 इंटेलिजेंस, RN सिंह साहब ने सही कहा, वो एक समझदार इंसान है कि वहां पर बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, जो लास्ट तक इंटेलिजेंस था हमें, उसके मुताबिक जितने मोबाइल ऑपरेशन में थे उससे 400, 500, 400 सवा 400 आसपास लोग थे, ऐसा इंटेलिजेंस थे। लेकिन हमें लास्ट के तमाम सारे नेता क्यों आंकड़े बोल रहे हैं? था कि हम घर में घुस के उनके सारे टेरर बेस को मार के गिराना है। सवाल है साहब का, बीजेपी के नेता तो आंकड़े बोल रहे हैं, सेना आंकड़े नहीं दे रही है, ऐसा क्यों? पुष्टि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी की है कि हमारे घर में घुस के हिंदुस्तान ने बमबारी की, इसकी पुष्टि। बीजेपी के नेता अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, कोई 250, कोई 300, कोई 350, कोई 400। सुन लीजिए, क्या वोट गिनने के लिए आंकड़े दिए जा रहे थे? भाई आप सुन नहीं सकते, मुझे मालूम है ना, आप नहीं सुन पाएंगे। वोट गिनने के लिए आंकड़े दिए जा रहे थे ना, कि एक एस्टिमेट के तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 250, लेकिन हमने कोई सरकारी आंकड़ा नहीं दिया। सरकार ने कोई आंकड़े नहीं दिए। हमने टीवी पे देखा, हमने बहुत सारे चैनलों पे देखा, आपने भी देखा होगा। उस एस्टिमेट को
हमारे राष्ट्रीय उत्तर दे दूं, नहीं तो ये कहेंगे बीच में बोल रहे हैं। आपने भी क्या, देश की जनता कर रही है। देखिए हकीकत ये है सापरा जी, एक पॉलिटिकल विल की जरूरत थी, जो हर सैनिक कहता है कि एक पॉलिटिकल विल की जरूरत थी, वो पॉलिटिकल विल देने का। चलिए सापरा साहब, मैं आपसे भी जवाब दूंगी कि कभी दिग्विजय सिंह, कभी सैम पित्रोदा बार-बार कांग्रेस के वरिष्ठ नाम जो है इस तरह के बयान क्यों जारी करते हैं जो इस तरह की कंट्रोवर्सी सरकार को ऐसा मौका देती है। गीता जी, गीता भट्ट जी, क्या सेना, क्योंकि आप संघ विचारक हैं, संघ कहता है कि देश हित सबसे पहले है, तो क्या देश हित में सेना को अलहदा रखना चाहिए? सत्तारूढ़ पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, शौर्य पराक्रम सेना का है, इसमें अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। आज बीजेपी सत्ता में, कल कांग्रेस हो सकती है, परसों कोई और पार्टी हो सकती है। देखिए मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से क्या समझती हूं, मैं वो आपके सम्मुख रखना चाहूंगी इस विषय में। और देखिए अगर आप ये देखें इसकी पूरे, अगर आप भारत की राजनीति के अलग अलग कालखंडों में देखें तो हर कालखंड में कोई ना कोई विवाद या चुनौतियां कुछ ना कुछ देश के सामने रही, लेकिन आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार का आप माहौल देख रहे हैं और जो विपक्षी दल हैं वो किस तरह से जो आक्षेप लग रहे हैं, मतलब चाहे वो भाषा हो चाहे वो जो आक्षेप लग रहे हैं उनमें जो अराजकता देखने को मिल रही है, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है। और जहां राष्ट्र की सुरक्षा का विषय आता है उसको लेके जब ऐसा हो तो ये सबसे दुखद बात है, पूरे देश के लिए दुखद बात है। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी, बार बार जो कांग्रेस के प्रवक्ता सापरा जी भी यहां बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के भी पांडे जी यहां बैठे हैं, आप देखिए जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव यहां बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें सैम पित्रोदा जी आज ये भी कह रहे हैं कि जब 26/11 हुआ, अगर 7-8 लोगों ने अगर कोई गलत काम किया तो आप क्या पूरे देश को जो है खराब कहेंगे? मतलब वो भारत से ज्यादा पाकिस्तान की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सापरा साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन सेना के शौर्य को सरकारी नीति के तौर पर परोसा जाना यह गलत है। आप पाकिस्तान जो कि हर समय भारत के ऊपर जिसके पूरे तथ्य मौजूद है कि कितनी बार आतंकियों को किस तरह शरण दे रखी है जी, और उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसका जवाब मैं यहाँ पर सापरा साहब से लूंगी, लेकिन टीपी त्यागी जी से एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि वो डिबेट में शामिल नहीं हो पाए अभी तक। टीपी त्यागी जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पहली गलती जो है यही हो जाती है कि आप सेना का पराक्रम था, सेना की कार्रवाई थी, उसको सेना तक सीमित रहने देते, या फिर भाई जिस सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया वो भी बधाई की पात्र बनती है? बतौर एक पूर्व सैनिक आप क्या कहते हैं? सेना के बारे में कम से कम वो बात करें जो थोड़ा बहुत जानते हो। मैं सैम पित्रोदा की 2 बात बताता हूँ। पहले उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में उन्होंने सुना या पढ़ा। मेरा पहला सवाल, क्या हिंदुस्तान के फैसले वाशिंगटन में बैठ के होंगे या दिल्ली में होंगे? दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। अगर साइंटिस्ट है तो सुन लें, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट जो है वो अवेलेबल डेटा से कंक्लूजन निकालता है, कंक्लूजन से अवेलेबल डेटा नहीं। जब अवेलेबल डेटा क्या था? अवेलेबल डेटा ये था कि जो स्पाइस 2000 मिसाइल थी उसका प्रिसीशन 10 फीट का था और 4 टारगेट के ऊपर अटैक किया गया, पहला। और दूसरा, 300 मोबाइल वहां पे चालू पाए गए। इसका मतलब कि जो एक्शन हुआ वो करेक्ट हुआ, इफेक्टिवली बम गिरा और 300 मोबाइल एक्टिव थे। लिहाजा कंक्लूजन निकल आया कि कम से कम 300 लोग मरे होंगे, चाहे इससे ज्यादा भी हो। चलिए तो बात यहाँ संख्या का नहीं, सेना के राजनीतिकरण का हो रहा है, जिसको लेकर सवाल सापरा साहब आपसे उठेंगे, क्योंकि हमारे जो पैनल है उसने 3 सवाल आपके सम्मुख रखे हैं कि आखिर इस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ही बार बार क्यों आते हैं? कभी दिग्विजय सिंह, कभी सिद्धू, तो अब सैम पित्रोदा। क्या ये कांग्रेस की सोची समझी स्ट्रैटेजी है? तो आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और सवाल यही है जो हम अपने पैनल के सामने रख रहे हैं, अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि पुलवामा हमले पर बार बार सवाल उठाना क्या देश हित में है? आखिर क्यों विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, और क्या वाकई में इससे सेना का मनोबल गिरेगा नहीं? और क्या पित्रोदा का बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? क्या एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना
सैनिकों के मनोबल को कमजोर करना नहीं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट RSN सिंह साहब हमारे साथ हैं, TP त्यागी हमारे साथ हैं, गीता भट्ट पॉलिटिकल एक्सपर्ट संघ विचारक हमारे साथ हैं, डॉक्टर जफर इस्लाम और शरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, KN पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सापरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले कई सवाल आपके लिए हमारे पैनल ने छोड़े थे। आखिर बार बार कांग्रेस के लीडर्स ही इस तरह के सवाल क्यों करते हैं? दिग्विजय सिंह, सिद्धू, अब पित्रोदा साहब। देखिए पिनाज जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि कहीं ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश तो नहीं है। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश नहीं है। और अगर आप इस तरह से कहेंगे तो मैं फिर वही दोहराऊंगा कि क्या SS आलूवालिया ने जो कहा या येडियुरप्पा ने जो कहा या भरत पंड्या ने कहा, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कोई स्ट्रैटेजी है? या फिर तथागता रॉय जो गवर्नर होते हुए एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहते थे कि कश्मीरियों को बॉयकॉट कर दो, कश्मीरी प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर दो। इनके वहां जो T राजा MLA हैं कर्नाटका के या तेलंगाना के, उन्होंने कहा कि सानिया मिर्जा को बॉयकॉट करिए क्योंकि सानिया मिर्जा ने एक पाकिस्तानी के साथ में शादी की है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि ये प्रश्न क्यों उठने लगे। सुनिए ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए पिनाज जी। सवाल यह है कि प्रश्न क्यों उठने लगे, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो फिगर देते 250, राधा मोहन सिंह केंद्रीय मंत्री कहते 350 और इनके राजनाथ सिंह कहते हैं 300 का आंकड़ा देते हैं। जब मंत्री दो मंत्री आंकड़े देते हैं 300 350 से, तो सवाल पूछे जाएंगे कि भाई मंत्री यानी सरकार आंकड़े दे रही है तो निश्चित रूप से सरकार ने उसका कुछ आभास लगाया होगा, कुछ कैलकुलेशन किया होगा। और फिर ये सवाल खाली विपक्षी नहीं पूछ रहे हैं, सवाल 2 हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी माता ने भी पूछा है, सुष्मिता देवी ने पूछा है, गीता देवी ने पूछा है। जफर साहब और जरा जवाब दे दें, प्रदीप कुमार जो शामली के जवान शहीद हुए उनकी माता जी ने भी पूछा है। और ये सवाल शिवसेना के अध्यक्ष जो इनके साथी हैं, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ये सवाल बवाल की वजह बनी हुई है। देखिए, मैं तो पिनाक जी बहुत सिंपल से सवाल कर रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से। अरे भाई, सरकार ने कोई आंकड़े नहीं दिए, कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है आपके पास। ये सभी लोग एस्टिमेट एक दे रहे हैं। राजनाथ सिंह सरकार नहीं है क्या? पाकिस्तान कैसी भोली बातें करते हैं आप? सुनिए, अब मैं दूसरा शब्द नहीं वापर रहा हूं कि ये भोली बातें मत करिए। जब राजनाथ सिंह बोलेंगे, जब राधा मोहन सिंह बोलेंगे तो मतलब सरकार बोलेगी। नहीं, उनको कहिए पहले राजीनामा दें। अनसिविलाइज्ड आदमी आप वही रहेंगे। नहीं, आदत नहीं। आप इस तरह की बातें ना करें। तो वो सरकार के आंकड़े होते हैं। क्यों आपको सुनने में तकलीफ हो रही है? आपके बारे में हकीकत सरकार का मंत्री बोलेगा और सरकारी आंकड़ा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, पहली बार ऐसी सरकार कहता है कि रात भर मैं खौफ में रहा, नींद नहीं आई, कहीं मिसाइल हिंदुस्तान से एक और नहीं आ जाए। अरे वो सब छोड़िए, ये कहिए कि राजनाथ सिंह जी ने 300 का आंकड़ा कैसे दिया? प्रधानमंत्री अपने इस पे कह रहा है, आप कह दीजिए ना। केंद्रीय मंत्री ने 300 का आंकड़ा कैसे दिया? 600 मरे थे। अरे आपने आर्म फोर्सेस का मनोबल और भाई, मैं तो कहता हूं 3000 मरे। मैं कहता हूं 3000 मरे, आप तो 600 बोल रहे हैं, मैं 3000 कहता हूं। लेकिन राजनाथ सिंह ने 300 कैसे बोला? लेकिन क्या आर्म फोर्सेस से आप सबूत मांगेंगे? नहीं, मैं 6000 कह रहा हूं। सबूत मांगेंगे, ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई साहब, आप सबूत मांगने की सबूत हमने नहीं मांगा। कह रहा हूं कि जो शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, प्रधानमंत्री जब कह रहा है कि मेरे घर में हिंदुस्तान की जेट फाइटर जेट ने आके बम बरसाए हैं। लेकिन एक बात बताइए मुझे जफर साहब, क्या इस तरह से लगातार जो बयान सरकार की तरफ से आए सेना की कार्रवाई को लेकर, क्या एक बयान काफी नहीं होता? क्योंकि वो काम सेना ने किया था, मामला राष्ट्रहित का था, उसे हर कोई उसको लेकर अपनी टीका टिप्पणी करने लगा। कहीं अति उत्साह की वजह से तो आज ये नौबत नहीं आ गई है कि जिसका भी मन करता है वो कुछ भी बोल देता है। जिस गरिमापूर्ण तरीके से, जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ इसे डील किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने अगर ऐसे सालूवालिया कुछ कहें, उद्धव ठाकरे कुछ कहें तो सही, कांग्रेस के नेता कहें तो गलत। जब 21 पार्टी के को लेकर जब कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं वो गलत था, वहां से बात उन्होंने उठाया ऐसे क्वेश्चन
जो कि सुर्खियों में रहे पाकिस्तान में। मैं कहता हूं कि तीनों आर्मी के जो चीफ हैं उन लोगों ने या उनके जो सीनियर पहले ये बताइए कि सरकारी व्यक्ति, सरकारी जो मंत्री है वो जब आंकड़े देता है तो उसका क्या मतलब होता है? लेकिन इनको तकलीफ ये थी कि पाकिस्तान में सुर्खियों में रहना था, तो पाकिस्तान ऐसी बातें कुछ कहो जो पाकिस्तानी सुर्खियों में रहे। आप आंकड़े गिना करके भोले भाले हिंदुस्तानियों की वोट लेना चाहते थे। सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर आप अपनी राजनीति करना चाहते थे। बात होती आप सेना के शौर्य से अपनी वोट। चलिए गीता भट्ट जी, संघ कहता है कि हम राष्ट्रहित, राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। आप संघ विचारक हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी यहां पर कि क्या आपको लगता है कि पुलवामा हमले पर जो हमारी कार्रवाई थी वो हमारे देश की सपुर्दता के लिए थी, वो हमारे देश हित के लिए थी, उस पर इस तरह की चेस्ट थंपिंग और बाद में इस तरह के सवाल दोनों ही गलत है? देखिए, जो पुलवामा में जिस तरह से भारतीय जो भारत की सेना है उसके जवानों के ऊपर जिस तरह से घातक हमला हुआ और उसके जवाब में जो कार्यवाही की गई, आपको और मुझे और हम सभी को यह ज्ञात है कि जब 26/11 की जब हमला मुंबई में हुआ था तो उस समय भी जो वायुसेना के अध्यक्ष थे उन्होंने ये बात रखी थी कि हम वहां जाके हमला करना चाहते हैं, लेकिन उस समय सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी ऐसा करने की। और एक नहीं, ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे। आप समझौता एक्सप्रेस का जो इतना बड़ा कांड हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2009 में अपने रेजोल्यूशन में यह कह दिया कि पाकिस्तान द्वारा जो लश्कर तोयबा और उसने जो है अल कायदा के समर्थन से इसको जो समझौता एक्सप्रेस का जो ब्लास्ट हुआ और साथ ही साथ मुंबई में भी जो 2006 में जो अगर आपकी सरकार ने 26/11 के बाद कार्रवाई नहीं की और इस सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो कार्रवाई करे तो पीठ थपथपाएगी और वो बधाई लेगी, इसमें गलत क्या है? जवाब दे। देखिए, यूपीए की सरकार उस समय भी ऐसा कदम उठाती तो उनकी वाहवाही होती, क्यों नहीं होती? जरूर होती। चलिए, अगर आपकी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई, यहाँ पे गीता जी कह रही हैं, और इस सरकार ने दिखाई तो ये तो अपनी पीठ थपथपाएगी, गलत क्या है? जवाब दें। नहीं, मैं आपकी माता जी नहीं हूँ सापरा जी। देखिए माता रानी, मैंने माता रानी कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि जब आरएसएस ये कहेगी, आरएसएस के सरसंचालक ये कहेंगे कि हमारे आरएसएस का कैडर जो वो है वो आर्मी से ज्यादा मुस्तैद है, एक हफ्ते में बॉर्डर पर जाकर के अपनी कार्रवाई कर सकता है, तो निश्चित रूप से इनको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। और जाहिर है जिसकी सरकार होती है, हमारी पीठ, कांग्रेस पार्टी, देखिए, जब 1947 में बातें करते रहते हैं, पार्टी की सरकार थी और हम युद्ध जीते थे 65 में, जब हमने युद्ध लड़ा, या 71 में हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े उन्होंने कहा तो हमारी कि हमारे स्वयंसेवक की बात कर रहा हूं, इतने तैयार है कि वो सेना की मदद के लिए हमेशा तैयार है। मैं आपके सेना के बराबर खड़े होके उनकी मदद में रानी, मैं आपके काम की बात कर रहा हूं। गीता भट्ट, आप बार-बार ये माता रानी और इस तरह के संबोधन बंद करें सापरा साहब। गीता नाम है उनका, आप नाम से पुकारे। सुनिए, मैं आपके पीठ थपथपाने की बात कर रहा हूं। आपको मेरा नाम लेने में कोई हमको लग रहा है सापरा जी को कि प्रियंका वाड्रा, मिसेस वाड्रा बैठी है वहाँ। भैया सो रहे हो क्या? सपना में भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपाने लगा हूं। इस तरह का जो बोलने तो दीजिए, प्रयास कर रहे हैं, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आपकी पार्टी में महिलाओं के लिए किस प्रकार का आप लोगों का व्यवहार रहता है? अरे महिलाओं को क्या स्थान दिया आरएसएस ने, पहले वो तो बता दीजिए। एक भी महिला क्या आरएसएस की मेन बॉडी में आज तक आई है क्या पूरे इतिहास में? माना कि आपने 26/11 में, अरे मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए पिनाक जी। जफर साहब बोलिए, जफर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जफर साहब, अगर अजमल कसब ना पकड़ा जाता, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी बहन जो बैठी है उनको कहीं ना गलती से ये मिसेस वाड्रा समझ रहे हैं, मिसेस वाड्रा को ही माता रानी की तरफ से ये मानते हैं। गीता भट्ट जी को आप गीता भट्ट जी के नाम से पुकारे, आपको नाम नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये माता जी, बहन जी, इस तरह के संबोधन सही नहीं है। और दूसरा ये सापरा साहब,
टेस्ट हुआ था जिसमें उसने पूरी तरह से माना था उत्तर सुनने को तैयार नहीं है। चलिए गीता जी जरा आपके सवालों का जवाब तो ले लें साबरा साहब से। जी साबरा साहब जवाब दें, अपने अंदर झांक के देख लीजिए। चलिए ठीक है गीता जी, आप मैं उत्तर दे रहा हूँ, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। देश की संप्रभुता से और चलिए ठीक है गीता जी, आप चुप होंगी तो फिर वो अपने अंदर से जवाब टटोल के दे पाएंगे। जी किया है। अरे उत्तर तो ले लो। जी बोलिए। उत्तर तो ले लो। जी जी बोलिए। देखिए इन्होंने 26/11 की बात की। मैं वही कहने जा रहा था कि अगर 1947 में, 65 में और 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो जनता ने हमारी पीठ थपथपाई। अभी भी जो इन्होंने किया है उसके लिए इनको क्रेडिट ऑटोमेटिक जनता देगी, उसके लिए आपको फिगर बोलने की जरूरत नहीं है। यही मैं कहने जा रहा हूं। और आपने 26/11 की जो बातें की है तो 26/11 के उसे अगले ही दिन नरेंद्र मोदी ताजमहल होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यूपीए की सरकार को कोस रहे थे। हमारे जवान वहां पर लड़ रहे थे आतंकवादियों के साथ और नरेंद्र आज मौका मिला तो करके दिखाया ना, घर में घुस के मारा। दूसरे दिन जो कह रहे थे उन्होंने करके दिखा दिया। आप जो हाथ पे हाथ धरे थे, आज देखिए कैसी सरकार है। अजमल कसाब अगर फांसी पे लटका तो कांग्रेस पार्टी की वजह से लटका है। अजमल कसाब अगर फांसी पे लटका तो कांग्रेस की सत्ता थी। अगर इंटेलिजेंस ऑफिसर से उनकी सभा में जाके हिंदू आतंकवाद की बात करी। नेता बदल जाते हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन अगर कोई पिसता है तो वो शायद हमारे सुरक्षा बल हैं जिनको लेकर राजनीति हर कोई करता है, जिसका जो मन आता है वो बयान दे देता है, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, अपनी सहूलियत के हिसाब से। नहीं देखिए मैं दूसरे विचार का हूं। देश की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उसका उपयोग जो चुनी हुई सरकार है वो देश की हिफाजत के लिए करती है। पॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़ा चीज़ होता है। आज भी हम नेहरू को ब्लेम करते हैं कि 62 की लड़ाई में उन्होंने एयरफोर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल किया। 65 की लड़ाई में हम जब जीत गए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई जी। 71 की लड़ाई में मिसेस गांधी को सारा मतलब श्रेय मिला, लेकिन उन्होंने और ब्लू स्टार किया तो उनकी जान चली गई। और पवन के बाद कोई जनरल तो नहीं मरा, आर्मी चीफ नहीं मरा, लेकिन मारे गए ये आपके हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो अभी आप कोई यहाँ से बैठे हुए आप लोग कोई बता सकते हैं कि जिस समय ये ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था वो अमेरिकन जनरल का क्या नाम था? सब तो ओबामा का ही नाम लेते हैं। तो पॉलिटिकल रिस्क अगर कोई लेता है तो उसको गेन भी होगा। और ये कह देना कि उसने कह दिया और राजनीतिक फायदा उठा रहा है, अरे राजनीतिक फायदा तो 2 मिनट में वो नुकसान में बदल सकता है और नुकसान फायदे में बदल सकता है। इन चीजों पे साहब की इस बात से आप लेकिन सैम पित्रोदा जो बड़े वही तो मैंने कहा कि नहीं एक मिनट सैम पित्रोदा से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अपने प्यारे मुल्क अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, अमेरिकन से थोड़ा पूछ ले वही न्यूयॉर्क टाइम्स से कि F-16 गिरा कि नहीं और एक शाहजुद्दीन नाम का पायलट मारा गया कि नहीं, हॉस्पिटल में मारा कि नहीं। इतनी बात का आंसर ले आए वो वहां से, उसके बाद मैं सैम पित्रोदा का गुलामी लिख दूंगा। चलिए यहाँ पे टीपी त्यागी साहब, क्या आप भी वो नहीं बोलेगा, बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी और क्यों नहीं बोलेंगे वो भी मुझे मालूम है। हाँ मैं बिल्कुल, अरे साहब ये सब प्रॉक्सी वॉर की फैक्ट्रियां, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रख जी बोले अब बात मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ एहसन सिंह साहब से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि सेना किसी पार्टी की नहीं होती, देश की होती है और देश की सरकार के कहने पर काम करती है। अगर ये पॉलिटिकल विल रही होती तो 26/11 के बाद शायद ये एक्शन लिया गया होता जो अब लिया गया है। मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग सवाल पूछते हैं उनको जानकारी बिल्कुल नहीं है। एक सेब नीचे गिरा और न्यूटन ने कह दिया कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, मतलब उसने एक कंक्लूड किया। ये कंक्लूजन निकल है 2 बातों से। पहली बात मैंने बताई कि जो बम गिरा उसकी प्रिसीशन या एक्यूरेसी 3 मीटर थी। दूसरी बात, जो बम गिरे वो एग्जैक्ट ठिकानों पर गिरे। तीसरी बात, जिन ठिकानों पर गिरे वहाँ 300 मोबाइल एक्टिव थे। इसका मतलब निष्कर्ष साफ निकल आया कि इतने लोग मरे होंगे। आप कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा को थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ पर पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10 सेकंड
मैं 10 सेकंड और लेना चाहता हूं मैम। हेलो, अभी किसी ने कहा था कि साहब वो तो एयर लिफ्ट के लिए कहा था, उनको एयर लिफ्ट नहीं दी गई। इनसे जरा ये पूछिए कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से एक की कैपेसिटी जो सबसे बढ़िया है IL-70, उसकी करीब 180 है। वहाँ 2500 आदमी थे। 31 रेजिमेंट है हिंदुस्तान में, हर रेजिमेंट में 10 से 20 बटालियन है, 67 आर्मर रेजिमेंट है, 62 आर्टिलरी रेजिमेंट है। ये रेजिमेंट हर तीसरे चौथे साल कभी पहाड़ों से प्लेन पे, कभी प्लेन से डेजर्ट में जाती हैं। ये सब एयरक्राफ्ट की मांग करती हैं। क्या इनको घाटी में स्थितियां अलग हैं, प्लेन से जाती है, पहाड़ में पहाड़ से जाती है, अलग जाएगी। लेकिन घाटी में अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट थी तो वो भी सवाल, एक वाजिब सवाल है। हमारे साथ लगातार हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केएन पांडे साहब, थ्रेट थी तो उसमें SOP का इस्तेमाल किया गया था। जी, केएन पांडे साहब जरा ये समझा दीजिए कि क्या देश हित को लेकर जब हम इंटरनेशनल देखते हैं तब देश हित की बात जहां आती है तो एक स्वर सुनाई देता है, बाद में उस पर चाहे कितनी भी बहस हो जाए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, तो क्या हम अपने दुश्मन को मौका नहीं देते हैं और ज्यादा सर उठाने का, अपनी सेना पे संशय उठाकर? अगर सैम पित्रोदा जी कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी गई लेख का हवाला देते हैं, वही न्यूयॉर्क टाइम्स जब हिंदुस्तान में लोग मारे जाते हैं तो अलग अप्रोच रखता है, जब अमेरिका में मारे जाते हैं अलग अप्रोच रखता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरा क्रेडिट लेना चाहती है, और जिस अजहर मसूद को आतंकवादी पूरे देश दुनिया में घोषित करना चाहते हैं, उस अजहर मसूद को छोड़ने वाली भी भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है। उन्हें दे रहे हैं ना, क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं लेते? उसके बाद उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? तब कहते हैं कि सारे विपक्षी दल हमारे साथ थे, और इस स्ट्राइक में भी सारे विपक्षी दल उनके साथ हैं। सेना के अगर मसूद अजहर को छोड़ने के वक्त आप कहते हैं कि वो मौजूदा सरकार का फैसला नहीं था, सभी विपक्षी दलों का साथ था उस फैसले में, तो आज इस कार्रवाई पर आप विपक्षी दलों को अलग थलग क्यों डाल देते हैं? यानी कि जब कुछ गलत जाए तो संयुक्त फैसला, जब वाहवाही हो तो अकेले हमारी सरकार का फैसला। पांडे साहब ने आरोप लगाया आप पे, जवाब दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, उस वक्त प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे मनमोहन सिंह, नहीं वाजपेयी जी, उनके पास मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने अप्रोच किया था कि ऐसे एक जो बंधक है, उनके परिवार के जन बहुत परेशान है, पूरे देश में जो है लोग रो रहे हैं, इसलिए उस पूरे सारे दलों के उपस्थिति में बात हुई और ऐसा फैसला लिया गया था। सबके सहमति से ऐसा फैसला लिया गया था। आज भी हम कहना चाहते हैं कि ये इसका क्रेडिट जो है, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जफर इस्लाम साहब, तब भी विपक्ष आपके साथ था और आज भी विपक्ष आपके साथ है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब अगर 21 पार्टी के नेतृत्व में राहुल गांधी को 21 पार्टी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो ये कह रहा हूं, अरे भाई शुरुआत राहुल गांधी ने की। मैं तो कहता हूं आप भी जाकर अपने रैली में कहो कि हमने मारा। किसने मना किया? आप भी क्रेडिट ले सकते थे कि हाँ, हमने भी सरकार को साथ दिया था, तभी सरकार इतना कड़ा फैसला ले पाई। क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाने की? फिर दिग्विजय, फिर सिद्धू, फिर अब सैम पित्रोदा, क्यों नहीं ये बयान बंद होते? आप भी ले लीजिए क्रेडिट। नहीं, लेकिन आपने कभी विपक्ष को जफर इस्लाम साहब ने धन्यवाद दिया? सापरा साहब जल्दी से सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। अरे बिल्कुल दिया। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में गलत है, विपक्ष को कई बार मैं बात करूं, अपने अजहर मसूद को छोड़ने की क्रेडिट सारे राजनीतिक दलों को देना चाहते हैं। जफर साहब जल्दी से, जफर साहब, पांडे साहब, बस सापरा साहब से छोटी सी टिप्पणी। सापरा साहब, शुरू किया हुआ कांग्रेस का है सब कुछ, जवाब दें। आरोप लगा है, आप चाहते तो क्रेडिट ले सकते थे कि विपक्ष भी तो साथ खड़ा था, तभी सरकार ये फैसला ले पाई। हाँ, ये शुरू किया हुआ सत्ताधारी पार्टी का है, क्योंकि जिस दिन अटैक हुआ उस दिन प्रधानमंत्री 6 बजे तक उनको पता था, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉडलिंग कर रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में। 5 बजे रुद्रपुर के चलिए, तो यानी कि आरोप प्रत्यारोप इस मुद्दे पर बंद हो ऐसा लगता नहीं है, चाहे हम कितनी भी डिबेट कर लें और कितना भी ये समझाने की कोशिश ना कर लें कि ये देश हित का मामला है। कम से कम अगर क्रेडिट भी लेना है तो एकजुट होकर ले लीजिए, जिम्मेदारी कम से कम निभा ही लीजिए, सेना पर सवाल मत खड़े कीजिए, ये राष्ट्रहित में कतई नहीं है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। का आरोप लगाया